अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं जुनेजो आसिफ़ और हम पढ़ रहे हैं गैसियस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक क्लास बायोलॉजी, जिसमें जो है वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट हमने स्टडी कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्टडी करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो यानी कि आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर का टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। तो आज यहाँ से ये हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट है। तो इसका आज समझें कि हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स को कौन सी गैसेस चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सा प्रोसेस होता है एनिमल की बॉडी में जिसमें जो है वो उन्हें गैसेस चाहिए होती हैं। तो ये हम इंट्रोडक्शन में आज डिस्कस करेंगे। अब अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं और गैस एक्सचेंज इन प्लांट आप लोगों ने देखा है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्लांट है उनके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। तो दोनों में उनको गैसेस चाहिए होती हैं, तो वो हमने डिस्कस किया था। अब एनिमल के अंदर जो प्रोसेस है वो चेंज है, प्लांट से चेंज है, क्योंकि जो एनिमल्स उन्हें हम कहते हैं कि हेटेरोट्रॉफ हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं एनिमल्स। और प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो फोटोऑटोट्रॉफ हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो अपना खाना खुद तैयार करने के लिए उनके बॉडी में प्रोसेस हुआ था फोटोसिंथेसिस का। एनिमल हेटेरोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफ यानी कि वो एनिमल जो डिपेंड करते हैं अदर्स पे, डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। अपना खाना खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि रेडी फूड चाहिए, खुद नहीं बनाते, बना हुआ फूड चाहिए। फिर उसकी कैटेगरीज होती हैं कि हेटेरोट्रॉफ में कौन से हैं, प्रोड्यूसर हैं, या बल्कि प्रोड्यूसर तो ऑटोट्रॉफ होंगे, यानी कि उसमें फिर कैटेगरीज आती हैं कि हर्बीवर हैं, कार्नीवर हैं, ओमनीवर हैं, या कौन सी कैटेगरी है। तो वो आती हैं एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरीज। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एनिमल के अंदर गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का प्रोसेस, रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वहाँ से देख लें। यहाँ पर हम इन शॉर्ट बात करेंगे रिस्पायरेशन की। तो रिस्पायरेशन में ये होता है कि ऑक्सीजन चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें आउट होता है। ऑक्सीजन चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी वजह से इसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड ऑक्सीडाइज होता है, टूटता है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। तो अब यहाँ पर एरो में आपको शो हो रहा है कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये ऐसा प्रोसेस है जो 24 हावर्स चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। 24 हावर्स ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहता है, यानी कि दिन रात रिस्पायरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। और ये सब एनिमल में होता है। ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उन सब एनिमल्स में ये प्रोसेस होता है गैसेस एक्सचेंज के। एक तो हेटेरोट्रॉफ यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं एनिमल्स, प्लांट में भी ये प्रोसेस होता है। और दूसरा ये कि रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जो 24 आवर्स चलता रहता है, और ये सब एनिमल में होता है। अब उसके बाद रिस्पायरेशन होती कहाँ पर है? तो रिस्पायरेशन होती है जो हमारे एनिमल्स का जो सेल होते हैं, उन सेल में एक ऑर्गेनील होता है, ऑर्गेनील,
जिस ऑर्गेनील को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम इन शॉर्ट कॉमनली कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहें, ये एक ऐसा सेल का ऑर्गेनील है जिसमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो रिस्पायरेशन हर एनिमल के हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में 24 o'clock होती रहती है, जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता रहता है, ब्रेक होता रहता है, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें रिलीज हो रही होती है। और यही वजह है कि एनिमल जब से पैदा होते हैं तब से लेकर ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करते हैं, जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन लेते रहते हैं इस प्रोसेस की वजह से। और दूसरी बात कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें प्रोड्यूस होता है वो एनिमल के किसी भी इस्तेमाल में नहीं है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम थ्रू आउट द लाइफ, जितने भी एनिमल हैं थ्रू आउट द लाइफ वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं एनिमल में। तो एक चीज़ एनिमल ले रहे हैं और दूसरी चीज़ जो है वो एनिमल्स बाहर निकाल रहे हैं। तो अब ये दो चीज़ें हो गई कि रिस्पायरेशन होती क्या है और रिस्पायरेशन होती कहाँ पर है। अब दूसरी बात कि एनिमल के कितने किस्म हैं और एनिमल किस मीडियम से रिस्पायर करते हैं, यानी कि मीडियम ऑफ रिस्पायरेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे मीडियम ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए मीडियम क्या होता है, रिस्पायरेशन के लिए मीडियम क्या होता है एनिमल के पास, किस मीडियम से वो रिस्पायर करते हैं। तो दो तरह के मीडियम होते हैं, यानी कि दो तरह के एनिमल हैं। नंबर 1 एक एक्वेटिक एनिमल, वो जो पानी में रहते हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल जो रहते हैं वाटर में। और दूसरे वो एनिमल जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो वाले एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं। तो दो तरह के एनिमल हैं, एक वो जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक कहते हैं, और दूसरे वो जो लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। अब दो अलग मीडियम हो गए, देखें, एक वाटर और दूसरे दो अलग हैबिटाट हो गए, ये उनके रहने की जगह है। और जो रहने की जगह होती है उसे हम कहते हैं हैबिटाट। हैबिटाट, अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटाट। वो रहने की जगह है, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जो उसकी रहने की जो जगह है उसे हम हैबिटाट कहते हैं। तो अब दो हैबिटाट हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एक्वेटिक है, उनके हैबिटाट एक्वेटिक है, वो पानी में रहते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी हैबिट जो हैबिटाट है वो टेरेस्ट्रियल है, वो लैंड पे रहते हैं। तो अब मीडियम क्या होगा, अब जाहिर सी बात है जो एनिमल वाटर में रहते हैं उनका मीडियम वाटर है, वो वाटर से लेंगे, यानी कि एक्वेटिक एनिमल को जो भी गैसेस चाहिए होंगी वो सारी गैसेस लेंगे वाटर से, जो भी गैसेस चाहिए होंगी वो सारी गैसेस लेंगे वाटर से। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं इनको जो भी गैसेस चाहिए होंगी वो गैसेस लेंगे कहाँ से, एयर से, वो गैसेस लेंगे एयर से। तो अब यहाँ पर यानी कि मीडियम क्या हुआ, मीडियम ऑफ रिस्पायरेशन, जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनका मीडियम ऑफ रिस्पायरेशन वाटर है, ये वाटर उनका है मीडियम ऑफ रिस्पायरेशन। और जो जिनके हैबिटाट लैंड है, जो टेरेस्ट्रियल है, उनका मीडियम ऑफ रिस्पायरेशन एयर है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कितने % ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है या इनके मीडियम में प्रेजेंट है जहाँ से ये रिस्पायर कर रहे हैं। तो वाटर में 5% ऑक्सीजन होता है, 5%।
वो ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन के लिए एनिमल्स लेते हैं वो होता है 5%। और एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है जो रिस्पायरेशन में एनिमल्स लेते हैं। तो ये हैं इनके मीडियम ऑफ रिस्पायरेशन, जहाँ से ये अपना जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिस इन्वायरमेंट में देंगे। तो दो अलग मीडियम हैं, एक वाटर, एक्वेटिक एनिमल वाटर से ऑक्सीजन लेंगे अपनी रिस्पायरेशन के लिए और वाटर में 5% होता है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो लैंड से लेंगे और उसमें बल्कि एयर से लेंगे, और जो एयर में होता है वो 21% होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो इंट्रोडक्शन में ये हो गया कि रिस्पायरेशन कौन से एनिमल करते हैं, बल्कि सारे एनिमल करते हैं, और रिस्पायरेशन जो है वो कहाँ पर होती है, किस ऑर्गेनील में होती है, क्या प्रोसेस है, मीडियम क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि मीडियम के बाद ऑर्गेनिजम्स को रिस्पायरेशन करने के लिए रिस्पायरेटरी सरफेस चाहिए होता है। यानी कि रिस्पायर करने के लिए रिस्पायरेटरी, एक होता है मीडियम, दूसरा होता है रिस्पायरेटरी सरफेस, रिस्पायरेटरी सरफेस। दूसरा होता है सरफेस, कि किस सरफेस से जो है वो रिस्पायरेशन की जाए, या रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है, या कैसे करते हैं रिस्पायर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं एनिमल। तो जैसे आपने पहले देखा रिस्पायरेटरी मीडियम, अब रिस्पायरेटरी मीडियम जैसे वाटर है, एयर है। रिस्पायरेटरी सरफेस फिर किसे कहते हैं हम? रिस्पायरेटरी सरफेस यानी कि वो जगह जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हो रहा है, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, टेक्स प्लेस, उस जगह जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ से वो जगह एग्जैक्टली वो पॉइंट जहाँ से गैसेस इंटरनल आ रही हैं और एक्सटर्नल जा रही हैं, उन्हें हम कहेंगे वो है रिस्पायरेटरी सरफेस। तो अब हमारे पास कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर। अब जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, जैसे हम अगर कोई प्रोटोजोआ देख लें, प्रोटोजोआ एनिमल होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। तो इनकी सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ये इनका जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, और ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर अगर हम लेबल कर लें तो ये न्यूक्लियस, और ये होता है साइटोप्लाज्म, और ये होती है इनकी सेल मेम्ब्रेन, तो इनके अगर हम रिस्पायरेटरी सरफेस की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इनकी होती है रिस्पायरेटरी सरफेस, क्यों? क्योंकि इनकी पूरी मेम्ब्रेन से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। मेम्ब्रेन की किसी भी साइड से ये ऑक्सीजन इनटेक कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो इनके यानी कि पूरी मेम्ब्रेन से ये गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इनका रिस्पायरेटरी सरफेस पूरी इनकी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये तो है सिंपल यूनिसेलुलर में, लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता। यानी कि मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक, या तो नंबर 1 इनकी पूरी बॉडी, ऑल बॉडी सरफेस, ऑल बॉडी सरफेस के थ्रू ये रिस्पायर करेंगे, पूरी इनकी बॉडी रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाद सेकेंडली इनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक सरफेस बना हुआ होता है एनिमल की बॉडी में, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो दो हैं रिस्पायरेटरी सरफेस, या तो स्पेसिफिक बना होगा, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ हमारा ह्यूमन का, हम अपना ही एग्जांपल ले लें।
तो हमारा जो रिस्पिरेटरी सरफेस है वो होती है हमारे अल्वियोलाई। अल्वियोलाई अल्वियोलाई क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जो हमारी अपकमिंग वीडियोस में हम पूरा बनाएंगे। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की डिटेल दूंगा मैं आपको, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि ये अल्वियोलाई क्या है? ये हमारा रिस्पिरेटरी सरफेस है। वैसे जैसे लंग्स में अल्वियोलाई, तो जितने भी एनिमल हैं उनके पास लंग्स होते हैं, या फिर कुछ के पास जो है दूसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं अल्टरनेट टू लंग्स, तो उनके थ्रू वो रिस्पायर करते हैं। तो यानी कि मल्टी सेलर या तो उनकी पूरी बॉडी सरफेस रिस्पायर करेगा, या फिर उनका जो है वो इंटरनल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। तो याद रखें, वो जगह जहाँ से गैसेस अंदर ली जा रही हैं और बाहर निकाली जा रही हैं, उस जगह को हम कहते हैं रिस्पिरेटरी सरफेस। अब लास्ट में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेस, कि रिस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। रिस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेस। रिस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1, रिस्पिरेटरी सरफेस थिन होना चाहिए। थिन हो, बहुत ही बारीक पतला हो। क्यों? क्योंकि वहाँ से इजीली गैस जो है वो क्रॉस कर जाए। जितना थिक होगा गैस क्रॉस करने में उतनी प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहली प्रॉपर्टी के रिस्पिरेटरी सरफेस के लिए जो सरफेस है उस सरफेस की प्रॉपर्टीज के वो थिन हो। सेकंड, जो सरफेस हो वो वेट हो, गीला हो, नम हो, ड्राई ना हो। अगर वो ड्राई होगा तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी के वो वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, नम होना चाहिए, थिन और वेट होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, रिस्पिरेटरी सरफेस जो है वो परमिएबल हो, परमिएबल होना चाहिए, इम्परमिएबल नहीं होना चाहिए कि इजाज़त ही ना दे किसी चीज़ को क्रॉस करने की। परमिएबल वो होता है जिसमें यूँ समझो कि इजाज़त हो गुजरने की, चीज़ों के गुजरने की, उसे हम कहेंगे कि ये परमिएबल है। तो रिस्पिरेटरी सरफेस थिन होना चाहिए, वेट होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन, वो ये कि रिस्पिरेटरी सरफेस लार्ज होना चाहिए एज कंपेयर टू बॉडी वॉल्यूम। बॉडी वॉल्यूम यानी कि किसी भी एनिमल की जो बॉडी है, जितना भी उसका वॉल्यूम है, ओवरऑल जितनी बॉडी है, जितना बड़ा एनिमल है, उसका रिस्पिरेटरी सरफेस उसकी अपनी जो बॉडी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब ये कैसे, यानी कि हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो देखें एक एग्जांपल कर लेते हैं। वो ये कि यानी कि जैसे हम ह्यूमन, हम फिर से अपना अगर एग्जांपल ले लें, हम जो ह्यूमन है, हमारी बॉडी का जो है वो अक्सर करके हम करते हैं कि जो हाइट है वो 5.4 है, 5 फीट 4 इंचेस वगैरह ETC, इस तरह की जो है वो हमारी हाइट होती है, और हमारी कुछ विड्थ होती है। तो हाइट और विड्थ मिला के यानी कि ये टोटल जो हमारी बॉडी नज़र आती है, ये क्या है? ये हमारा एक बॉडी वॉल्यूम है। अब यानी कि जो हमारा रिस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए वो हमारे बॉडी वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में जो रिस्पिरेटरी सरफेस है, जिसे हमने अल्वियोलाई कहा, जो लंग्स में प्रेजेंट होता है, अल्वियोलाई जो रिस्पिरेटरी सरफेस है, अगर उन सब अल्वियोलाई को हम एक साथ मिलाकर रखें, कंबाइन करें, तो वो हमारी बॉडी से 20 टाइम ज़्यादा वॉल्यूम को शो करती हैं। यानी कि जितना हमारा वॉल्यूम होगा, तो अगर हम हमारी अल्वियोलाई को रखेंगे तो वो हमारी बॉडी से 20 टाइम ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो शो करेंगी। तो यानी कि हम जहाँ से रिस्पायर करते हैं हमारे अल्वियोलाई से, वो जो सरफेस बना रही हैं रिस्पिरेटरी सरफेस,
वो हमारी बॉडी से 20 टाइम ज़्यादा है। यानी कि अगर हमारी तरह के 20 बंदे हम खड़े करें और जितना हमें वो वॉल्यूम नज़र आए उतना हमारे लंग्स में वॉल्यूम है गैस एक्सचेंज करने के लिए। तो दीज प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेस। तो आज की जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हमने रिस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया, रिस्पिरेटरी मीडियम के बारे में, रिस्पिरेटरी सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ और रिस्पिरेशन कौन सी गैसेस लेते हैं एनिमल, कौन सी नहीं लेते।